आज जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, उस उम्र में उन्होंने अखबार बेचकर पढ़ाई की। लालटेन की रोशनी से पढ़कर उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। बनना तो वो पायलट चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आसमान में भारत की ताकत बढ़ाई। ऐसी ऐसी मिसाइल बनाई कि दुश्मनों के होश उड़ गए। भारत को परमाणु ताकत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। धर्म से तो वो मुसलमान थे, लेकिन कुरान के साथ गीता भी पढ़ते थे। वाजपेयी ने उन्हें मंत्री बनने तक का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और भारत के राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी बंद करा दी। देश के वो दूसरे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अनसुनी कहानियों में आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी बंद कर दी थी और उनमें होने वाले खर्चे को अनाथालयों को भिजवा दिया। इतना ही नहीं, जब उनके परिवार के सदस्य राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो उन्होंने पूरा खर्च अपनी जेब से भरा था। तारीख 1 नवंबर 2002। कलाम ने अपने सचिव को बुलाया और राष्ट्रपति भवन में होने वाली इफ्तार पार्टी को लेकर सवाल पूछा और कहा, ये बताइए कि हम इफ्तार भोज का आयोजन क्यों करें? वैसे भी यहाँ आमंत्रित लोग खाते पीते लोग होते हैं। आप इफ्तार पर कितना खर्च करते हैं? इसके बाद पता लगाया गया कि इफ्तार पार्टी के लिए राष्ट्रपति भवन को करीब 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जब राष्ट्रपति कलाम को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा, हम ये पैसा अनाथालय को नहीं दे सकते। आप अनाथालयों को चुनिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि ये पैसा बर्बाद न जाए। राष्ट्रपति के निर्देश के बाद इफ्तार के लिए निर्धारित रकम से आटे, दाल, कंबलों और स्वेटरों का इंतजाम किया गया और 28 अनाथालयों के बच्चों के बीच बांट दिया गया। इसके बाद कलाम ने अपने सचिव से कहा, ये सामान तो आपने सरकार के पैसे से खरीदवाया है, इसमें मेरा योगदान तो कुछ है ही नहीं। मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ, उसका भी उसी तरह इस्तेमाल करिए जैसे आपने इफ्तार के लिए निर्धारित पैसे का किया है, लेकिन किसी को ये मत बताइएगा कि ये पैसे मैंने दिए हैं। बात मई 2006 की है। कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया। 8 दिनों तक उनके परिवार के लोग राष्ट्रपति भवन में रुके। कलाम ने परिवार के सदस्यों के राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया। यहाँ तक कि एक प्याली चाय तक का हिसाब रखा। जब परिवार के लोग बस में अजमेर शरीफ गए तो उसका किराया भी कलाम ने ही भरा। जब परिवार के लोग चले गए तो कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय को भेजा। इतना ही नहीं, दिसंबर 2005 में जब उनके बड़े भाई मुथु मराइकियार, अपनी बेटी नाजिमा और उनका पोता गुलाम हज करने मक्का गए, जब सऊदी अरब में भारत के राजदूत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राष्ट्रपति कलाम को फोन कर परिवार के हर तरह की मदद देने की पेशकश की। इस पर कलाम का जवाब था, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरे 90 साल के भाई को बिना किसी सरकारी व्यवस्था के एक आम तीर्थयात्री की तरह हज करने दें। कलाम भले ही मुसलमान थे, लेकिन वो कुरान के साथ भगवत गीता भी पढ़ते थे। विक्रम साराभाई से प्रेरित होकर उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया था। कलाम पक्के शाकाहारी थे और शराब से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। इतना ही नहीं, उन्हें महामहिम या हिज एक्सीलेंसी कहलाना कतई पसंद नहीं था। डॉक्टर कलाम धार्मिक मुसलमान थे और हर सुबह फज्र की नमाज पढ़ा करते थे। वो कुरान के साथ अक्सर गीता भी पढ़ते थे। स्वामी थिरुवल्लुर के उपदेशों के खिताब वो पढ़ा करते थे। कलाम ने समान नागरिक संहिता का भी समर्थन किया था और सत्य साईं बाबा से मिलने पुट्टपार्थी भी गए थे। वहीं राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम ने बचपन का सपना पूरा किया और आसमान में उड़ान भरी। 8 जून 2006 को कलाम पुणे के लोहेगांव एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एयरफोर्स के बेड़े में शामिल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी। 74 साल की उम्र में कलाम ने हवा में करीब 30 मिनट तक उड़ान भरी। एक बार कलाम के लैब में विस्फोट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी जान पर आफत बनाई थी। ये बात 1967 की है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम लैब में कई सारे वैज्ञानिक रॉकेट में तमाम प्रयोग कर रहे थे। वैज्ञानिक नंबी नारायणन बारूद से चलने वाला इग्नाइटर बना रहे थे। बाद में कलाम और नंबी ने मिलकर प्रयोग शुरू किया। दोनों बारूद से प्रयोग कर रहे थे। तभी नंबी नारायणन को लग रहा था कि बारूद फट जाएगा। उन्होंने तुरंत कलाम को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसी दौरान तेज विस्फोट हुआ, जिससे निकले कांच के टुकड़े चारों ओर उड़ गए। घटना में कलाम की जान बाल बाल बच गई। चलिए अब आपको वो कहानी बताते हैं
कि कैसे कलाम ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में अपना अहम योगदान दिया। भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए डाल दी थी। 16 मई 1996 को जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, इसी दौरान नरसिम्हा राव ने वाजपेयी को हाथ से लिखा एक नोट थमाया, जिसमें लिखा था, कलाम से बात करें, वो एन न्यूक्लियर के बारे में सब कुछ जानते हैं। दरअसल नरसिम्हा राव नहीं चाहते थे कि इसका भेद खुल जाए। अटल ने कलाम से मिलकर परमाणु परीक्षण की तैयारी करने के लिए कहा, लेकिन महज 13 दिनों में ही अटल की सरकार गिर गई। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो परमाणु परीक्षण नहीं हो पाया। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो कलाम ने फिर से परमाणु परीक्षण की बात कही और वाजपेयी ने मंजूरी दे दी। हालांकि भारत के लिए परमाणु परीक्षण करना कतई आसान नहीं था। इस मिशन को सीक्रेट रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। सरकार ने तय किया कि पोखरण में वैज्ञानिकों की आवाजाही की खबर लीक न हो और कोई शक न करे, इसलिए सबको सेना की वर्दी पहना दी जाए और कोड वर्ड में नाम दिया जाए। दरअसल अमेरिका समेत कई देश भारत को परमाणु परीक्षण नहीं करने की चेतावनी दे रहे थे। भारत के परमाणु परीक्षण पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने 4 सैटेलाइट तैनात कर दी थी। वैज्ञानिकों को पता था कि उनकी बातचीत टेप की जा रही है, इसीलिए पूरे मिशन को सीक्रेट रखने के लिए सबको कोड नेम दिया गया। कलाम समेत जब अन्य वैज्ञानिक दिल्ली जाकर पीएमओ में बात करते तो कोड वर्ड का इस्तेमाल करते, जिससे किसी को कानो कान खबर। 11 मई को परमाणु परीक्षण होना था। इससे ठीक 10 दिन पहले मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट से एक स्पेशल विमान जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें लकड़ी के 6 बक्से रखे हुए थे। सभी बक्सों को भारतीय सेना के ट्रक में रखा गया और बिना किसी खास सुरक्षा के पोखरण भेज दिया गया। इन बक्सों में प्लूटोनियम के गोले रखे हुए थे। एक एक गोले का वजन 5 से 10 किलो के आसपास था। इन गोलों को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने तारीख 11 मई 1998। इस दिन का भारतीय वैज्ञानिक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच परमाणु रेंज के चीफ मेट्रोलॉजिकल अफसर कंट्रोल रूम में बैठे कलाम के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि हवा तेज हो गई है, ऐसे में रेडिएशन का दायरा बड़ा हो सकता है, आसपास के गांव में तबाही मच सकती है। हालांकि 3 बजते बजते हवाएं थम गई। 3:45 पर बटन दबा दिया गया। धमाका हुआ तो वैज्ञानिकों और अफसरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सफल परमाणु परीक्षण की जानकारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई। 11 और 13 को भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण कर इतिहास रच दिया। जब ये खबर अमेरिका को पता चली तो अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत झुका नहीं और एक नया सुपर पावर बनकर उभरा। अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम की दोस्ती कमाल की रही। वाजपेयी ने कलाम को परमाणु परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी और राष्ट्रपति भी बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार वाजपेयी ने कलाम साहब को मंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन कलाम ने मंत्री पर ठुकरा दिया। हालांकि दोनों के मिलने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बात 1980 की है। SLV-3 के सफल होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वैज्ञानिकों से मुलाकात के लिए प्रमुख सांसदों को बुलाया था। कलाम थोड़ा नर्वस थे। उन्होंने सतीश धवन से कहा, मेरे पास न सूट है और न ही जूते हैं, सिर्फ चप्पल ही है। कलाम की बात सुनने के बाद सतीश धवन ने कहा, कलाम, तुमने तो पहले से ही सफलता का सूट पहना हुआ है, इसलिए पहुंच जाना। खैर, जब कलाम बैठक में पहुंचे तो इंदिरा गांधी ने वाजपेयी से कलाम का परिचय कराया। वाजपेयी जी ने हाथ मिलाने की जगह कलाम को गले से लगा लिया। इस पर इंदिरा ने तुरंत अटल को टोका और कहा कि लेकिन कलाम तो मुसलमान है। इस पर वाजपेयी ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक भी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अब्दुल कलाम को अपनी कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया। कलाम ने एक दिन विचार किया और फिर वाजपेयी से मिले और उन्होंने मंत्री पद ठुकरा दिया। दरअसल कलाम ने वाजपेयी से रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम का हवाला दिया। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद साफ हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों स्वीकार नहीं किया था। वहीं 1997 में जब कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ही थे और बाद में उन्होंने कलाम को राष्ट्रपति बना दिया। तारीख 10 जून 2002। रिटायर हो चुके अब्दुल कलाम उन दिनों चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय से कुलपति को फोन गया और कलाम से बात करने के लिए कहा गया। कलाम पहुंचे तो उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया। फोन पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने कलाम से कहा, कलाम साहब, देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और 2 घंटे का वक्त मांगा, लेकिन वाजपेयी ने तुरंत कहा, आप समय जरूर ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ चाहिए, ना नहीं। 2 घंटे बाद कलाम ने फोन किया और कहा, वाजपेयी जी, मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन लगता है, लेकिन मैं सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। कलाम की हामी के बाद शाम तक एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। शाम को जब कलाम साहब दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। कलाम ने अर्शियाड विलेज में रुकने की जगह गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। इसी बीच वाजपेयी ने सोनिया गांधी को फोन किया। कलाम की राष्ट्रपति उम्मीदवारी को लेकर वाजपेयी ने सोनिया गांधी को फोन किया। आखिरकार सोनिया गांधी ने कांग्रेस और अपने सहयोगी दलों के साथ चर्चा करने के बाद 17 जून 2002 को कलाम का समर्थन देने का ऐलान कर दिया। 18 जून साल 2002 को कलाम ने वाजपेयी और कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया और कहा, आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं। सभी लोग ठहाका लगाने लगे। ठहाकों के बीच कलाम ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय, मैं न सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं। 18 जुलाई 2002 को कलाम भारी बहुमत के साथ राष्ट्रपति चुने गए और 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन के दर्जी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कलाम सिर्फ कमीज, पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहना करते थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें सूट पहनना था। पहली बार जब दर्जी ने कलाम को बंद गले का सूट पहनाया तो उन्होंने दर्जी से कहा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दर्जी को कलाम ने सलाह दी कि इसे गले के पास से थोड़ा खोल दिया जाए। इस तरह जो सूट बनकर तैयार हुआ था उसे कलाम सूट का नाम दे दिया गया। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में अब्दुल कलाम का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। लेकिन क्या पता था, यही नन्हा बालक एक दिन भारत का सबसे चर्चित राष्ट्रपति बनेगा, मिसाइल बनाकर भारत की ताकत बढ़ाएगा। कलाम के पिता जैनुल्लाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मछुआरे का काम करते थे। साथ ही गांव की मस्जिद के इमाम थे, जबकि माँ असीमा घर का कामकाज संभालती थी। कलाम अपने 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। घर की कमाई का एकमात्र जरिया नाव थी, जिससे उनके पिता हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी की यात्रा कराते थे। स्कूल के दिनों में कलाम औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वो बहुत मेहनती थे। उनमें सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। गणित विषय से उन्हें विशेष प्यार था। कलाम पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना चाहते थे, हवा में उड़ना चाहते थे। महज 8 साल की उम्र में सुबह 4 बजे जग कर कलाम अखबार बेचने जाया करते थे, जिससे वो पढ़ाई का खर्च निकालते थे। उनके बड़े भाई उन्हें अपनी साइकिल देते थे। सुबह 5 बजे स्टेशन से कलाम तमिल अखबारों का बंडल लेकर स्थानीय कार्यालयों, चाय के कुछ स्टॉल और कभी-कभी घरों में बांटते थे। स्टेशन से रवाना होने से पहले कलाम दैनिक दिनामणि का पहला पन्ना हमेशा पढ़ते थे। उन दिनों अखबारों में द्वितीय विश्व युद्ध की तमाम खबरें होती थीं। लड़ाकू विमानों की तस्वीरें होती थीं, जो कलाम को बेहद रोमांचित करती थी। अखबार बेचने के बाद वह स्कूल जाकर पढ़ाई करते। 10 साल की उम्र में कलाम 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने कलाम के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया और उनके सपनों को पंख दिया। दरअसल शिव सुब्रमण्यम नाम के टीचर ने पक्षियों के उड़ने का विज्ञान समझाया। इसी दिन कलाम ने ठान लिया था कि उन्हें बड़ा होकर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। बचपन से ही कलाम को पायलट, हवाई जहाजों की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। जब कलाम 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, तब शिक्षक चिड़ियों के उड़ने की जानकारी दे रहे थे। लेकिन जब छात्रों को समझ में नहीं आया, तो अध्यापक सभी को समुद्र तट ले गए और उड़ते पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इस घटना के बारे में कलाम ने अपनी किताब में लिखा है, मेरे शिक्षक का नाम शिव सुब्रमण्यम अय्यर था। एक दिन 65 छात्रों की कक्षा में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उसी दिन वो हमें रामेश्वरम के समुद्र तट ले गए, जहां समुद्री पक्षी उड़ रहे थे। हमारे शिक्षक ने बताया कि पक्षी कैसे अपने पंख फैलाते हैं, अपने पंखों और पूंछ का उपयोग कर दिशा बदलते हैं और उड़ान के पीछे क्या बल होता है।
ये पक्षी के जीवन की ऊर्जा है। शिक्षक ने बताया कि इसी सिद्धांत पर विमान उड़ता है। 1 घंटे के इस सबक के बाद कलाम को पक्षी की उड़ान का रहस्य समझ में आ गया। इस लेक्चर ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। कलाम ने रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की एंट्रेंस परीक्षा पास की। बात 1950 की है। कलाम का एडमिशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के सेंट जोसेफ कॉलेज में होना था, जो तिरुचिरापल्ली में था। कॉलेज की फीस उस समय 1000 रुपए थी, लेकिन घर में पैसों की तंगी की वजह से फीस भरना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उनकी बड़ी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए, तब जाकर फीस का इंतजाम हो सका। सेंट जोसेफ कॉलेज पहुंचने के बाद कलाम ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और नई नई चीजें सीखते गए। 1954 में उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। 1955 में कलाम एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चले गए। कलाम ने स्कॉलरशिप हासिल की थी, लेकिन एक दिन डीन ने कलाम की स्कॉलरशिप बंद करने की चेतावनी दे दी, जिससे कलाम बेचैन हो गए, क्योंकि स्कॉलरशिप बंद होने से उनकी पढ़ाई रुक जाती। दरअसल प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एक लड़ाकू विमान की डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी कलाम को सौंपी थी। 4 छात्रों की टीम के इंचार्ज कलाम थे। कई दिनों की मेहनत के बाद कलाम की टीम ने प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन जब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने प्रोजेक्ट देखा तो वो गुस्सा हो गए और फटकार लगा दी। कलाम को फटकार लगाते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा, ये इतना अच्छा डिजाइन नहीं है, मुझे तुमसे ज्यादा की उम्मीद थी, ये निराशाजनक है, मुझे बहुत निराशा हुई, तुम्हारे जैसा होनहार छात्र और ऐसा काम। कलाम को जमकर फटकार लगाने के बाद प्रोफेसर ने कलाम को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए महज 3 दिन का वक्त दिया, जबकि प्रोजेक्ट पूरा करने में कम से कम 30 दिन लगते थे। कलाम को फटकार लगाते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा कि अभी शुक्रवार की दोपहर है, सोमवार शाम तक पूरा नया डिजाइन देखूंगा। प्रोफेसर ने कलाम को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए तो स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। हमेशा अध्यापकों की शाबाशी पाने वाले कलाम को पहली बार फटकार लगी थी, लेकिन उनके लिए सबसे चिंता की बात यह थी कि अगर उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई तो उनका इंजीनियर बनने का सपना टूट जाएगा, क्योंकि इसी स्कॉलरशिप की बदौलत वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। प्रोफेसर से फटकारे जाने के बाद कलाम ने हार नहीं मानी और पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ होकर प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुट गए। खाने पीने की सुध भूल चुके कलाम 3 दिनों के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते थे। प्रोफेसर ने सोमवार तक का वक्त दिया था, लेकिन कलाम ने रविवार को ही प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। प्रोफेसर ने जब देखा तो उन्होंने कलाम को गले लगा लिया और जमकर तारीफ की। घटना के बारे में कलाम ने अपने खिताब में लिखा है, मैं पूरी रात ड्राइंग बोर्ड पर काम करता रहा। इसके पहले मेरे डिजाइन के कलपुर्जे मेरे मस्तिष्क में तैर रहे थे, लेकिन अचानक में इकट्ठे होके सामने आने लगे और ऐसी आकृति साफ दिखने लगी जिस पर मैं काम कर सकता था। मैंने अपने दिमाग के जाले साफ किए। अगली सुबह मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा हुआ था। रविवार की शाम तक मेरा पूरा काम हो चुका था। जब डिजाइन को मैं अंतिम रूप दे रहा था, मुझे लगा कि कमरे में कोई मौजूद है। मैं पलटा, वो प्रोफेसर श्रीनिवासन थे। मुझे नहीं पता चला कि वो कब से मेरा कमरे में काम देख रहे थे। जैसे ही हमारी नजरें मिली, वो आगे आए। कुछ मिनटों तक बारीकी से डिजाइन का मुआयना किया, फिर मुस्कुराए। मैं हैरान था। फिर मुझे गले लगा लिया, पीठ थपथपाई और कहा, यह काम असाधारण कोटि का है। मैंने नामुमकिन समय सीमा तय कर दी थी, लेकिन तुमने कर दिखाया। मैंने तुम्हारी सीमा से तुमको आगे का काम सौंपा ताकि तुम अपनी क्षमता और संभावनाओं को समझ सको। 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कलाम बचपन से उड़ान भरना चाहते थे। उनका सपना था कि वह पायलट बने। भारतीय वायुसेना की परीक्षा में भी बैठे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं होने के बाद वो बुरी तरीके से टूट गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। स्वामी शिवानंद ने कलाम का दुख देखा तो उन्हें मंत्र देते हुए कहा कि पराजयवादी प्रवृत्ति को परास्त करो। फिर क्या था, स्वामी शिवानंद के इस मंत्र ने कलाम का जीवन पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद 74 साल की उम्र में लड़ाकू विमान उड़ाया और ऐसा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति। बात उन दिनों की है जब कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहे थे। इसी समय उन्होंने अपने साथियों के साथ पहली बार विमान देखा। कॉलेज में छात्रों को विमान के सब सिस्टम दिखाने के लिए 2 विमान रखे गए। कलाम ने विमान को देखा तो बस देखते रह गए। 1957 में उन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए परीक्षा दी। परीक्षा में वो पास हो गए और इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलावा आया। इंटरव्यू देने देहरादून जाना था। तमिलनाडु से देहरादून की यात्रा काफी लंबी थी, लेकिन कलाम के अंदर एक गजब का उत्साह था, क्योंकि वो अपने सपने से बस एक कदम दूर थे। कलाम पायलट बनने की दहलीज पर खड़े थे।
इंटरव्यू में कुल 25 लोगों ने भाग लिया। 8 लोगों का सिलेक्शन होना था। नतीजे आए तो कलाम का सपना चकनाचूर हो गया। कलाम 9वें नंबर पर आए। फाइटर प्लेन उड़ाने का उनका सपना टूट गया। खुद को उन्होंने गहरी निराशा में घिरा और टूटा हुआ पाया। देहरादून में असफल होने के बाद कलाम ऋषिकेश चले गए, जहां वो गंगा किनारे निराशा में बैठे हुए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। कलाम को दुखी देखते हुए उन्होंने उनके दुख की वजह पूछी तो कलाम ने पूरी दास्तां सुनाई। इस पर स्वामी शिवानंद ने कलाम से कहा, भाग्य को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। वायुसेना का पायलट बनना किस्मत में नहीं है। क्या बनना तय है यह अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन ये पूर्व निर्धारित है। इस असफलता को भूल जाओ, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे नियत पथ पर ले जाने के लिए जरूरी था। इसके बजाय अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य की खोज करो। अपने आप में एक हो जाओ। मेरे बेटे, अपने आप को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर दो। पायलट बनने का सपना टूटा तो कलाम के वैज्ञानिक बनने का सफर शुरू हुआ। वो भी कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने भारत को एक से एक खतरनाक मिसाइल दिए, परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। बतौर वैज्ञानिक कलाम को विक्रम साराभाई और सतीश धवन जैसे दिग्गज वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा यानी कि DRDS के सदस्य बने और एक वैज्ञानिक के तौर पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हो गए। DRDO में काम करते हुए कलाम ने एक छोटे होवरक्राफ्ट को डिजाइन किया, लेकिन कलाम कुछ बड़ा करना चाहते थे और अपने पंखों को उड़ान देना चाहते थे। 1960 में विक्रम साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी और नए वैज्ञानिकों की तलाश में जुट गए। विक्रम साराभाई ने कलाम का इंटरव्यू लिया और उन्हें सेलेक्ट कर लिया। कलाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में शामिल हो गए, जिसे आज इसरो के नाम से जाना जाता है। विक्रम साराभाई की अगुवाई में कलाम ने अंतरिक्ष विज्ञान में महारत हासिल करना शुरू कर दिया। 1969 में कलाम को भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया था। कलाम अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर चुके थे और एक के बाद एक प्रोजेक्ट में सफलता हासिल करते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके हाथ ऐसी असफलता लगी जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई। बात 1979 की है। कलाम SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। करीब 10 सालों तक वैज्ञानिकों ने इस मिशन पर काम किया। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग पैड से मिशन को लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉन्चिंग से करीब 40 मिनट पहले कंप्यूटर ने लॉन्चिंग को होल्ड पर रख दिया। कंप्यूटर प्रोजेक्ट को रोकने का संकेत दे रहा था, तो वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर कलाम को ही फैसला लेना था। कलाम ने लॉन्च बटन दबा दिया। लॉन्चिंग के बाद SLV-3 ने पहला चरण पूरा किया तो वैज्ञानिकों में उत्साह आ गया, लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये मिशन रास्ते में ही फेल हो गया और ऑर्बिट में जाने के बजाय सैटेलाइट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गई। मिशन फेल हुआ तो मीडिया में कलाम और वैज्ञानिकों की जमकर किरकिरी हुई। उस समय इसरो के तत्कालीन चीफ सतीश धवन हुआ करते थे। सतीश धवन ने कलाम और उनकी टीम पर भरोसा जताया और मिशन फेल होने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। लेकिन जब मिशन दूसरे प्रयास में सफल हुआ तो उन्होंने कलाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा था। इस घटना का जिक्र खुद कलाम ने अपने इंटरव्यू में किया था। कलाम ने बताया, उस दिन इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। लॉन्च का समय सुबह के 7 बजे का था और प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त 7:45 पर था। दुनिया भर के पत्रकार इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सैटेलाइट लॉन्च साइट पर आए हुए थे। प्रोफेसर धवन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विफलता की जिम्मेदारी ली और कहा कि टीम ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन और ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत थी। अगले साल जुलाई 1980 में हमने फिर से सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की। इस बार हम सफल हुए। पूरा देश उत्साहित था। फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रोफेसर धवन ने मुझे अलग बुलाया और कहा, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करिए। कलाम की टीम ने पिछली असफलता को पीछे छोड़ते हुए 18 जुलाई 1980 को SLV-3 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करते हुए रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया। इसके बाद भारत अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने वाला दुनिया का 6वां देश बन गया। मई 1981 और अप्रैल 1983 में इस रॉकेट की फिर से सफल लॉन्चिंग की गई। अब्दुल कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट की भी अगुवाई की, जिसका मकसद SLV-3 कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना था। 1980 के दशक में सरकार ने कलाम को उन्नत मिसाइल कार्यक्रम विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी।
कलाम ने अपनी टीम के साथ मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल पृथ्वी जैसी कई मिसाइलों को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनका मानवीय पक्ष बहुत मजबूत था। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने सुरक्षा गार्ड के केबिन में सर्दियों के दौरान हीटर की व्यवस्था कराई थी। इसके अलावा गर्मियों के लिए पंखे की भी व्यवस्था कराई थी। वहीं एक बीमार मोर का ट्यूमर निकलवाया था। कलाम के प्रेस सचिव रहे SM खां के मुताबिक मुगल गार्डन में टहलने के दौरान कलाम ने देखा कि एक मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटरनरी डॉक्टर सुधीर कुमार को बुलाकर मोर की स्वास्थ्य जांच करने के लिए कहा। जांच में पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था। कलाम के कहने पर डॉक्टर से मोर की सर्जरी करवाई गई और उसका ट्यूमर निकाल दिया। उस मोर को कुछ दिनों तक ICU में रखा गया और ठीक हो जाने के बाद मुगल गार्डन में छोड़ दिया गया। इसके अलावा कलाम साहब ने तंजानिया के बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी भी कराई थी। 15 अक्टूबर 2005 को अपने 74वें जन्मदिन के लिए कलाम साहब हैदराबाद में थे। हार्ट सर्जरी से पीड़ित तंजानिया के कुछ बच्चों से कलाम साहब ने मुलाकात की और हैदराबाद के केयर अस्पताल में सर्जरी करवाई। इस बारे में कलाम की जीवनी लिखने वाले अरुण तिवारी का कहना है, सितंबर 2000 में तंजानिया यात्रा के दौरान कलाम को पता चला कि वहां जन्मजात दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चे बिना किसी इलाज के मर रहे हैं। वहां से लौटने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि किसी भी तरह इन बच्चों और उनकी माताओं को दार सलाम से हैदराबाद लाने की मुफ्त व्यवस्था करो। कलाम साहब ने मुझसे एयर इंडिया के तत्कालीन प्रबंध निदेशक V तुलसीदास से बात करने के लिए कहा। वो मदद के लिए राजी हो गए। फिर केयर अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर सोमा राजू और हार्ट सर्जन गोपीचंद मन्नाम भी मुफ्त इलाज के लिए तैयार हो गए। सकुशल इलाज के बाद सभी 24 बच्चे सकुशल तंजानिया वापस लौटे। कलाम साहब के जीवन में ऐसे न जाने कितने अद्भुत किस्से हैं जिसे बस सुनते रहने का मन करता है। लेकिन वो भी तारीख आई जिसने सभी भारतीयों को खूब रुलाया। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी रोए। वो तारीख थी 27 जुलाई 2015। कलाम साहब IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल ले जाने के बाद 2 घंटे के बाद उनका निधन हो गया। 30 जुलाई 2015 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम के पेई करम्बू मैदान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम संस्कार में 3.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। कलाम साहब के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शामिल हुए। कलाम भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने उड़ने का जो हौसला सिखाया, उसी का नतीजा है कि आज भारत अंतरिक्ष की उड़ान में दुनिया में सबसे आगे निकल रहा है। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।